हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट साइंस बायोलॉजी का स्टार्ट किए हैं, केमिस्ट्री का सारा टॉपिक चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन के साथ अपलोड कर दिया गया है। सारा आप वीडियो देखिए बच्चों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। तो हम लोग बच्चों बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट किए थे वह था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोग 100 क्वेश्चन तक देख लिए थे। हम आपको बता दिए थे 100 क्वेश्चन तक। आज जो हम लोग करेंगे 100 के आगे। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हम आपको एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि हम आंसर क्या बता रहे हैं क्वेश्चन का। चलिए बच्चों, 101 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड कोष और प्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। स्लाइड माइक्रोस्कोप जो होता है बच्चे, हम लोग छोटे चीज़ों को देखने के लिए, छोटे छोटे जितने भी जीव होते हैं उनको देखने के लिए, जैसे वायरस हो गया, आपका जीवाणु हो गया, ये सब को देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो यही पूछा गया कि सर्वप्रथम जब देखा गया था तो वो कितना गुना पर देखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना पर, 10 गुना पे देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। देखिए बच्चों, कोशिका अगर पूछेगा कि जीवों का शरीर क्या चीज़ से मिलके बना है, तो कोशिकाओं से मिलके बना है। और कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक किया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। और कोशिका का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी। और कोशिका का एक माइटोकॉन्ड्रिया जो भाग है जिसको कोशिका का पावर हाउस करते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है बच्चों, ये किस रूप में होता है, तो एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें फास्फोरस के कितने अणु हैं, तो आपसे 3। देखिए फास्फोरस बोलते हैं, तो यानी कि P3, यानी फास्फोरस के 3 अणु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितना ऊर्जा होता है, तो आप याद रखिएगा 36 एटीपी। ये 36 एटीपी जो होता है बच्चे वायवीय शोषण से, और 2 एटीपी होता है आपका अवायवीय शोषण से। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 38 एटीपी ऊर्जा। आप याद रखिएगा 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग। जबकि बच्चे वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जबकि रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है बच्चों 120/80 mm होता है, mmHg। और 120 को सिस्टोल बोलते हैं और 80 को डायस्टोल बोलते हैं। और जो हृदय में जो रक्त पंप का कार्य करता है बच्चे, हमारे शरीर का हृदय है जो कि रक्त को पंप करता है। हृदय से शरीर रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो देखिए हृदय में भी किसके द्वारा, तो निलय द्वारा। निलय द्वारा कहने का मतलब है कि बच्चे हृदय में जो है ना 4 चेम्बर पाए जाते हैं। हृदय में कुल कितने कोष्ठ हैं? 4। तो दायां अलिंद, फिर बायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर दायां अलिंद। तो इस तरह करके निलय के द्वारा ही पंप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव है जो कि घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को बंद करता है। यानी कि आपसे इतना पूछ रहा है कि रक्त थक्का करने में वह रक्त का कौन सा अवयव है जो मदद करता है, तो ये प्लेटलेट्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त बिंबाणु बोलते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, हमारा जो रक्त है, रक्त शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में आधा लीटर
कम होता है। आप ये भी याद रखिएगा कि रक्त का रंग कैसा होता है बच्चों, तो लाल होता है। और लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। और हम लोग का रक्त का दो कंपोनेंट होता है, एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। तो तरल भाग जो होता है प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 55% या 55 से 60, आप दोनों याद रखिए, रेंज में देगा तो 55 से 60। बाकी जो ठोस भाग में होता है बच्चे, उसमें प्लेटलेट्स होता है, WBC होता है और RBC होता है। तो WBC क्या करता है, शरीर में हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अर्थात रोगों से बचाता है। और RBC क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, RBC। और बच्चे ये भी आप याद रखिएगा कि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, और रक्त का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है, जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया है। और रक्त पंप का काम जो करता है हमारे शरीर में हृदय करता है, जो कि रक्त को क्या करता है, पंप करता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त हमेशा दौड़ते रहता है। चलिए बच्चों, अगला हो जाएगा कि WBC का जीवन काल, तो 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन, जबकि आपका हो जाएगा RBC का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद ये रक्त जो है मर जाते हैं, यानी कि डेड डेड ब्लड हो जाता है, और ये जमा जो होता है बच्चों, आप याद रखिएगा पीलिया में। और रक्त बनता कहाँ है, तो आप याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ बनता है बच्चों, अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल से उबाला जाता है, तो ये हो जाएगा इनमें सभी। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, अर्थात इनमें सभी। नेक्स्ट, कुटपात किस में पाया जाता है, देखिए कुटपात एक विधि होता है बच्चों, जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतः ग्रहण करता है। और चप्पल आकार का जीवाणु पूछेगा तो आप बताइएगा पैरामीशियम। चप्पल आकार का जीवाणु, चप्पल आकार का जीवाणु आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। और अमीबा अनिश्चित आकार का जीवाणु अमीबा होता है। ये सब एक कोशिकीय जीव है। चलिए, और इस सब में जो जनन होता है अलैंगिक जनन, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जब पूछेगा आपको मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये हो जाएगा आपका लीवर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यकृत। चलिए, और लीवर शराब पीने वाले व्यक्ति को, नशा करने वाले व्यक्ति का जो प्रभावित अंग होता है लीवर होता है, और जॉन्डिस पीलिया रोग से प्रभावित अंग लीवर ही होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, और इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है इंसुलिन होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज बीमारी देखने को मिलता है। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अंडाशय, यह मनुष्य की सबसे बड़ी ये जनन ग्रंथि है बच्चों। और मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो महिला का अंडाशय होता है, और ये एक जनन ग्रंथि है, मादा जनन ग्रंथि है। चलिए, और इससे अंडाशय से क्या निकलता है, तो आप याद रखिएगा अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, अंडाणु। और एड्रिनल यह है कि यह एक ग्रंथि है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि। और इससे निकलने वाला हार्मोन लरोहुरो हार्मोन या फिट एंड फाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, इसलिए हरित लवक हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट सहायक होता है, जिसको हम लोग रक्त विमाणु कहते हैं। और डेंगू में जो वायरस होता है एडिस मच्छर के काटने से उस समय शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और ये हो गया श्वेत रक्त कोशिकाएं, शरीर में सबसे अगर देखा जाए बच्चों कम जो होता है ना, वे श्वेत रक्त कोशिकाएं ही होता है जो, और इसकी कमी से हमें अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना होती है, क्योंकि WBC का काम है रोगों से बचाना। और RBC सबसे अधिक संख्या अगर देखा जाए रक्त में तो RBC का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो देखिए इथाइल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C2
H5 और OH हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का सूत्र। और ये किसके दौरान बनता है बच्चों? तो ये अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है आपका CO2 प्लस में इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनमें से कोई नहीं, ADP से टूटने से इनमें से कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास। जब हम सांस लेते हैं बच्चे तब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2। हमारे सारे जीव जंतु सांस के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो CO2, और लेते कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है? तो आपको बताना है 21%, जबकि CO2 कितना है? 0.03%। पृथ्वी पर CO2 का होना भी ज़रूरी है बच्चों। यदि CO2 पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो पृथ्वी ठंडा हो जाएगा, अर्थात जीवन जीना कठिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे अधिक अगर पूछे उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो आप किडनी याद रखिएगा, किडनी का काम है उत्सर्जन करना। चलिए नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है जो कि पाई जाती है नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। अब किडनी की संख्या 2 होती है और प्रत्येक किडनी में 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितना होता है बच्चों? 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और शरीर का तंत्रिका तंत्र को ही न्यूरॉन अर्थात शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसका अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, जबकि किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन कितना होता है? तो ये पूछा सिस्टोल कितना होता है? तो 120 mm होता है, जबकि डायस्टोल कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। और इसी को पूरा मिला के प्रकुंचन और संकुंचन से दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एक रक्तदाब, अर्थात रक्तदाब का वैल्यू हो जाएगा ब्लड प्रेशर का 120/80 mmHg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर ग्रहण करता है? तो कुटपाद विधि द्वारा। क्या हो जाएगा बच्चों? कुटपाद विधि द्वारा। इसमें आंसर गलत दिया है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉकरोच में। यानी खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि इनके शरीर में जो रक्त बच्चों, एक होता है कि शरीर के अंदर किसी सिरा या धमनी में बहता है, जबकि इनका ऐसा नहीं होता है। जबकि ये बाकी जितने भी हैं, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, और ये सब का जो है ना बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। और आमाशय में कौन सा एक अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। और अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहा जाता है। और यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में? तो बोलिएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाता है? कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पौधे के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के पत्ती में ही होता है, और पौधे के पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। परागकण कहाँ पाया जाता है बच्चों? आप याद रखिएगा, परागकोश से ही निकलता है। परागन एक पॉलिनेशन है बच्चों। जिस तरह मानव में निषेचन की क्रिया होती है, उसी तरह पौधों में परागन की क्रिया होती है। परागन की क्रिया में परागकण जो कि निकलता कहाँ से है? परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया ही परागन कहलाती है। रक्त में और पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह कौन सा विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा। और अंडाणु को शुक्राणु से मिलने की क्रिया क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। चलिए, रक्त में आयरन की कमी से, देखिए रक्त में आयरन की कमी से रोग होगा तो एनीमिया रोग होगा। कौन सा होगा बच्चों? एनीमिया रोग। और मधुमेह किसके कमी से होगा आपका? तो आपका ये हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। और उच्च रक्तचाप से होता है हाइपर टेंशन होता है। हाई ब्लड प्रेशर से हाइपर टेंशन होता है, और लो ब्लड प्रेशर के हाइपो टेंशन होता है।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से लिख लेगा। बोला कि बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे मुक्त में जो बाहर निकलने वाली गैस है वो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद मुक्त रूप में ऑक्सीजन ही निकलता है। तो वो कहाँ से निकला? जल से टूट के। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6 हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए CO2 वायुमंडल में कितना है? 0.03% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए वृक्क का काम है उत्सर्जन करना, इसीलिए वृक्क जो है ना शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ग्लूकोज हो जाएगा। और मुक्त उत्पाद के रूप में कौन सा गैस मिलता है? तो ऑक्सीजन गैस मिलता है। चलिए वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवहन है। देखिए फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना पौधों में। फ्लोएम और जाइलम दोनों एक पौधे का उत्तक है, टिश्यू है, जिसको संवहन उत्तक बोलते हैं। फ्लोएम का काम है पौधों में भोजन का परिवहन करना, जबकि जाइलम का काम है पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करना। चलिए प्रोटीन का पाचन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल बनता है। जब प्रोटीन पच जाता है तो एमिनो अम्ल बनता है। और शरीर में कुल कितने प्रकार का एमिनो अम्ल होता है? तो 20 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों बच्चे पत्ती में। और पौधे का जनन अंग किसको कहते हैं? तो फूल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण के, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितने भी पेड़ पौधे हैं उत्पाद के रूप में कौन सा गैस बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्ति के लिए निष्कासन होती है? तो ये हो जाएगा 20%। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये भौतिक प्रक्रिया है बच्चों। ये कैसी प्रक्रिया? वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो स्टोमाटा बोलते हैं। पौधों का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय वाला भाग फल बनता है। पौधों का जनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। चलिए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी है? तो हमारे शरीर में रक्त में जो है यूरिया का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 20 मिलीग्राम हो जाएगा, 20 मिलीग्राम हो जाएगा। और जबकि आपका यूरिन में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? तो 2%। जबकि यूरिन में जल कितना होता है? तो 96%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में क्या मिलता है बच्चों? ऊर्जा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो जटिल कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 होता है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है ना बच्चों। जब टूटेगा तो CO2 प्लस में जल और प्लस में क्या लिख लेगा बच्चों? शरीर में क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? देखिए बच्चों श्वसन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों में होता है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन। देखिए प्लाज्मा जो कि रक्त का प्लाज्मा एक तरल भाग है जो कि 55 से 60% होता है, लेकिन ये प्लाज्मा में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो आप याद रखिएगा 7%। मनुष्य के आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर, जबकि छोटी आंत का लंबाई 6 से 8 मीटर। और आपसे पूछेगा बड़ी आंत की लंबाई, तो हो जाएगा 1.5 मीटर। ये हो जाएगा बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। सामान्य मानव में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा 100 ml ब्लड में। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर। मनुष्य में जो श्वसन अंग है बच्चों फेफड़ा होता है, तो उसमें ट्रेकिया भी शामिल है। तो ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है? तो आप बताइएगा 11 सेंटीमीटर। एक समान मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया का कितना प्रतिशत है? तो 30 मिलीग्राम है। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तदाब, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही
होना प्रारंभ हो जाता है और इस तरह करते होते ग्रास नली होते हुए भोजन कहाँ चल जाता है, स्टमक में। स्टमक में जो स्टमक अर्थात आमाशय, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और अंततः भोजन छोटी आंत की तरफ चला जाता है। और छोटी आंत का जो एक भाग होता है ग्रहणी, छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। चलिए अग्नाशय, अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। और अग्नाशय जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है और इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। मैमेलिया वर्ग में जंतुओं के हृदय में कितने, देखिए मैमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने वेश्म होते हैं और कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। जबकि मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। जबकि रेंगने वाले जीव जंतु या मछली में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है, एक प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, धातु तत्व, तो ये हो जाएगा आपका लोहा। और लोहा की कमी बोले या रक्त की कमी बोले, दोनों से संबंधित रोग एनीमिया होता है। और क्लोरोफिल में एक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और परमाणु संख्या लोहा का हो जाएगा 26, मैग्नीज का हो जाएगा परमाणु संख्या 25, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12 और कॉपर का परमाणु संख्या 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है, तो प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में संकुंचन होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, देखिए जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन तब होगा जब जीव क्या करेगा, शोषण करेगा, तो ये शोषण हो जाएगा। और शोषण के दौरान हम लोग O2 ग्रहण करते हैं और CO2 का त्याग करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग आपका हो जाएगा अपेंडिक्स, क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। चलिए नेक्स्ट, चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण इलियम भाग में, यानी पचे हुए भोजन का जो चाइल्ड का जो अवशोषण होता है ना, ये छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। और पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि क्या होगी, तो यह प्राणिसम पोषण है। पैरामीशियम जो कि चप्पल आकार का एक क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, फेफड़ा श्वसन से संबंधित है, ट्रेकिया भी है, गिल्स, गिल्स जो जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं, मछली का श्वसन अंग, कॉकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया और मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा। लीवर एक ग्रंथि है बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर का वजन 1.5 kg होता है। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। और जब एक बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं, यानी यूट्रस में, गर्भाशय में, तो उनका जो ब्लड का निर्माण होता है लीवर वाले भाग में होता है। जॉन्डिस से प्रभावित अंग भी क्या हो जाएगा, लीवर। मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ विभक्त होकर क्या बनाती है, तो ये बनाती है धमनिकाएँ, यानी कि एक धमनी विभक्त होकर ढेर सारी धमनिकाएँ में बढ़ जाती है। और धमनी से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि शिरा से अशुद्ध रक्त का परिवहन। यानी धमनी क्या करता है, हृदय से शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जबकि शिराएँ विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लाके हृदय को देता है। अर्थात फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिला के फिर हृदय को दे देता है। हृदय का काम है पंप करना, इसलिए शरीर का सबसे अगर व्यस्त अंग अगर माना जाता है तो हृदय को माना जाता है। चलिए, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका संकुचन होगा तो बच्चे सिस्टोल बोलते हैं, अप्रकुंचन होगा तो उसी को शिथिलन बोलते हैं, अर्थात डायस्टोल बोलते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या करते हैं, तो ये प्लाज्मा हो जाएगा, जो कि हल्का पीला रंग होता है। और ये रक्त का 55% होता है। अब प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पूछेगा तो आप बताइएगा 7%। ये रक्त का तरल भाग होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होगी। अब मुख गुहा में कितना दांत होता है, तो 32 दांत एक वयस्क मनुष्य में। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना है, तो देखिए कार्बन C6 है, H12 है, O6 है, तो कार्बन के कितने परमाणु है, 6 परमाणु है, तो आंसर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, किसमें उत्सर्जी, किस जीव में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, तो अमीबा जो होता है बच्चे, एक कोशिकीय जीवों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है विसरण विधि द्वारा हो जाता है। बाकी मानव में उत्सर्जी अंग मुख्य किडनी हो जाता है, कीट में भी होता है और पक्षी में भी। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, उत्सर्जी अंग आपका लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, पर अग्नाशय एक उत्सर्जी अंग नहीं है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो आप याद रखिएगा ये चीड़ का हो जाएगा रेजिन, जो कि उत्सर्जी पदार्थ है, तो चीड़ का।
कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? तो ये हो जाएगा अपघटन। अपघटन एक पोषण की प्रक्रिया नहीं है। अपघटन में क्या होता है कि जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनका अपघटन होता है। कूड़ा कचरा का भी अपघटन होता है। श्वसन क्रियाविधि में भोज्य पदार्थ अणुओं का होता है, क्या होता है? तो विघटन होता है भोज्य पदार्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? रक्त जमाने के लिए 3 में सभी हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन भी हो जाएगा, थ्रोम्बिन भी हो जाएगा, फाइब्रिनोजन भी हो जाएगा, इसके अलावा प्लेटलेट्स हो जाएगा, उसके अलावा एक आपका विटामिन के हो जाएगा कि विटामिन किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है? तो विटामिन के। शरीर के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि रक्त जमने में मदद नहीं करता है, जमने नहीं देता है? तो हो जाएगा हिपेरिन। पौधों में गैसों का निष्कासन विसरण विधि द्वारा हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान या निष्कासन विसरण विधि द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में। परिवहन का काम हमारे शरीर में रक्त करता है। चलिए, जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। कौन सा जंतु में फेफड़े द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा कछुआ में। कछुआ में फेफड़े द्वारा होता है। नेक्स्ट, पौधों में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण की गति होती है। पौधों में जो खास पदार्थ का होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका द्विदिशीय होता है, जबकि जल का परिवहन जो जाइलम करता है वह एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम का काम है ऊपर नीचे दोनों साइड, इसीलिए द्विदिशीय हो जाएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, जो कि अभी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है। किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पत्ती को, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पत्ती में, इसीलिए पौधों का रसोई घर किसको बोलते हैं? पत्ती को। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। कार्डियक हो जाएगा, अमाशय का ही भाग है, फुंडिक हो जाएगा, फाइलोरिक हो जाएगा, लेकिन अग्रभाग पूछा इसलिए कार्डियक। पत्ती का रंग हरा होता है, तो ये बोलिएगा क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में एक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो कि ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा निगल द्वार। निगल द्वार है जो कि एक छिद्र है जो कि ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़ता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21%। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 21%। CO2 कितना हो जाएगा आपका? 0.03% हो जाएगा। आर्गन कितना हो जाएगा? आर्गन 0.93%। अन्य गैस भी है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत, इन दांतों का कठोर परत किसको बोलते हैं? इनामेल को। दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक वयस्क मनुष्य में दांत कितना? 32। दूध का दांत कितना होता है? 20। पूरे जीवन काल में दांत कितना हो जाएगा? 52 दांत। नेक्स्ट, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये इसको लेटेक्स कहते हैं। पौधों में जो दूधिया रंग का पाया जाता है उत्सर्जित पदार्थ उसको लेटेक्स कहते हैं। ऐसे ये सारे बच्चे उसका उत्सर्जित पदार्थ है। टेनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन है, पर दूध के जैसा यदि रंग होगा तो वो लेटेक्स होगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। सीकम कहाँ पाया जाएगा बच्चों? जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत का एक जोड़ होता है उसी को सीकम कहते हैं। फुफ्फुस चाप के निकलने का स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाट को क्या कहते हैं? तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो द्विदलीय होता है इसकी संख्या, उसको बोलते हैं द्विदलीय कपाट। तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। श्वसन क्रिया के वियुक्त ऊर्जा निम्न से किस यौगिक के रासायनिक बंधन से संरक्षित रहता है? तो ये ATP के रूप में। ऊर्जा किस रूप में होता है? ATP के रूप में। कितना? 38 ATP। 38 ATP कैसे हुआ? तो वायवीय श्वसन में 36 ATP वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में 2 ATP, ये दोनों मिला के 38 ATP। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा इनमें सभी। उत्तक द्रव बोलते हैं, लसिका बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। नेक्स्ट, युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? तो ये विसरण। एक कोशिकीय जीवों में परिवहन के लिए विसरण की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट और इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये किण्वन की क्रिया। शराब बनाने के लिए किण्वन विधि का उपयोग करते हैं और उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट एक क्या है? एक कवक है। इसमें जनन का कौन सा विधि होता है? तो मुक्लन। मुक्लन विधि। और मुक्लन विधि किस में होता है? तो अलैंगिक जनन में।
अलैंगिक जनन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से 55% होता है। चलिए नेक्स्ट, और प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होगा 7%, और इसका जो कलर होगा वो पीला, हल्का पीला होगा। चलिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु के ऑक्सीजन के साथ संयोजन करने का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 अणु के साथ। नेक्स्ट, इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत का भाग देखिए, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, कोलोन है, इलियम है, यानी कि इलियम होगा बच्चों छोटी आंत का भाग, जेजुनम भी होगा छोटी आंत का भाग, ड्यूडेनम भी होगा छोटी आंत का भाग, जबकि कोलोन जो है ना बच्चे ये बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट, बड़ी आंत का काम है पचे हुए भोजन के जल का अवशोषण करना। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। वसा का पाचन के बाद वसीय अम्ल में एथिग्लिसरॉल में बन जाता है, और एमिनोल प्रोटीन का पाचन के दौरान एमिनो अम्ल बनता है। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है, तो ये हो जाएगा बोमेन संपुट में। चलिए नेक्स्ट, टिड्ढा और तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो ट्रेकिया द्वारा। देखिए टिड्ढा बोले यानी ग्रास हॉपर बोले, या तिलचट्टा बोले कॉकरोच, ये दोनों का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। गिल्स का श्वसन अंग यानी मछली का श्वसन अंग गिल्स अर्थात गलफड़ा। और कोशिका झिल्ली यानी जंतु कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये अर्धपारगमय होता है, अर्धपारगमय होता है। चलिए नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है, तो ये हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग, जो कि शरीर से बाहर खुलता है। मूत्राशय जहाँ यूरिन जमा होता है, मूत्रवाहिनी एक नली जिससे होके मूत्र पेनिस तक पहुँचे। नेक्स्ट, अब बोलेगा यूरिन में गंध का कारण, तो अमोनिया गैस के कारण ही पेशाब गंध करता है। चलिए नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है। अवायवीय चरण बच्चे ये हो जाएगा, अवायवीय चरण हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, जबकि वायवीय चरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है, तो ये हो जाएगा वायु कोष्ठिका, ये फेफड़ा का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो ये मूल पित्त वाहिनी ये नहीं होगा। पित्त रस तो बच्चे वहाँ बनता है लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन केवल ऊपर की ओर होता है। देखिए बच्चों अज्ञान, इसीलिए यह एक दिशीय होता है, जबकि भोजन का परिवहन ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। भोजन का परिवहन ऊपर नीचे दोनों, इसीलिए भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है, जबकि जल का परिवहन केवल एक दिशा में होता है या केवल ऊपर की ओर। मूत्रवाहिनियों के मुख से मूत्रमार्ग से 3 कोने क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये हो जाए मूत्राशय का ट्राइगोन। क्या कहते हैं बच्चों, मूत्राशय का ट्राइगोन। कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है, तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए यह ऊर्जादायी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, और उत्पाद के रूप में कौन सा गैस बनाते हैं, तो ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलता है बच्चों, जल से टूटकर। जीवों में शरीर के नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन। शरीर से हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन। और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या होता है, किडनी हो जाएगा, किडनी। चलिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका आरबीसी हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण तो ये लाल होता है। मनुष्य में बाह्य नसिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है, तो ये हो जाएगा, कहाँ खुलता है, तो ये हो जाएगा आपका नासिक वेश्मों में। श्वसन वर्णक पाई जाती है, श्वसन वर्णक किसमें पाई जाती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में श्वसन वर्णक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक कहने का मतलब शरीर में जो ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन का परिवहन तो आरबीसी ही करता है, इसीलिए श्वसन वर्णक किसको बोल दिया। रक्त प्लाज्मा रक्त का कितना होता है, 55%। चलिए, श्वेत रक्त WBC। कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है, तो श्वसन क्रिया के दौरान CO2 बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो जल का सबसे अधिक।
चलिए, कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? सजीव का मुख्य लक्षण तो स्थानांतरण होगा, क्योंकि सजीव गति करता है। सजीव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। अर्थात यहाँ सजीवों का मुख्य लक्षण पूछा, तो मुख्य लक्षण में केवल आपका श्वसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? मूत्रवाहिनी से सामान्य या संग्राहक नली होता है, जो कि डायरेक्ट मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? यदि बच्चे प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को यदि हम निकाल देंगे तो बचा शेष भाग क्या कहलाता है? तो ये सीरम हो जाएगा। ये क्या है? एक उत्तेजित करने वाला है हमारे शरीर का रासायनिक पदार्थ, क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। चलिए, दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट। महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलता है? तो बायां निलय से महाधमनी चाप निकलता है, बायां निलय से। और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, फुफ्फुस शिराओं में प्रभावित रक्त होता है, तो फुफ्फुस शिरा बोला इसलिए इसमें आपको शुद्ध रक्त हो जाएगा फुफ्फुस शिरा से। चलिए बच्चों, हाँ बच्चों, फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त हो जाएगा, जबकि यदि बोलता केवल शिरा तो उससे अशुद्ध रक्त। यदि आप देखिए यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, जब आपको बोलेगा धमनी से किस रक्त का परिवहन होता है, तो आप बोलिएगा ऑक्सीजनेटेड रक्त, अर्थात ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त, यानी धमनी से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यानी यही आपसे पूछ दे फुफ्फुस धमनी से पूछ दे आपका, तो आप बताइएगा अशुद्ध रक्त, यानी कि CO2 वाला रक्त को ही बोलते हैं अशुद्ध रक्त बोलते हैं। उसी तरह अशुद्ध रक्त का परिवहन जनरली शिराएँ करता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? जब भोजन बच्चों पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो उस बचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? चाइल बोलते हैं, या इसी को कभी कभी काइल लिख देगा, तो याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको फिर 100 क्वेश्चन कराएं। सारे बच्चे से उम्मीद करते हैं बच्चों, आप अगर चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो तो आप बार बार बच्चे वीडियो को देखिए, जब समय मिले आप देखिए। इससे बच्चे क्या होगा, देखने और सुनने से बच्चों ज़्यादा याद होता है। आपके सामने यदि कोई नज़र के सामने 4 बार 5 बार प्रश्न आते जाएगा ना, तो वो प्रश्न आपका कंफर्म हो जाएगा और कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।